हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खारजी उमूर के माहिर फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब। उनसे हम लगातार इस मामले पर पहले भी बात करते रहे हैं। मुहिबुल हक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस तरह के सीज फायर की बात अब से कुछ दिन पहले ही आपके साथ जब बातचीत हो रही थी उसमें हमने की थी और एग्जैक्टली वही चीज जो है वो सामने आ रही। कितना अहम आज के वक्त में इसको आप मानते हैं? देखिए, अब जो फॉरेन नेशनल्स हैं, खास करके वो लोग जो एक वार जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग, और उसके साथ साथ जो जख्मी हैं वहाँ पर यूक्रेन में यूक्रेनियन सिटीजन्स, सिविलियंस, उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि उनको तिब्बी इमदाद पहुँचेगी, साथ ही साथ इवैक्यूएशन भी हो पाएगा। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फौरी तौर पे इस सीज फायर का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे हज़ारों की तादाद में तलबा व तालबात वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो उसको बहुत तेजी उसमें लाने की जरूरत है। हम एक बार एग्जाम्पल दे चुके हैं 1991 में, जब हम लोगों ने 2 लाख लोगों को हिंदुस्तान ने इवैक्यूएट किया था इराक और कुवैत से, तो हमारे सामने उसकी नज़ीर मौजूद है। एयर इंडिया ने उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो अब ये कोशिश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इस सीज फायर का फायदा उठाते हुए कि हमारे तलबा व तलबात हमारे वतन वापस आ जाएं। जी बिल्कुल। हक साहब, अभी आपने जिक्र किया कि किस तरह से जब गल्फ वॉर हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था, यमन में भी हमारे जब कुछ हिंदुस्तानी फंस गए थे उस वक्त भी इसी तरह का मामला देखने में आया था, और तब भी यही जो सीज फायर है ये उस वक्त बहुत कारामद साबित हुआ था। उसके ताल्लुक से भी अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, हिंदुस्तान की अपनी जो इमेज है इंटरनेशनल एरिया में, खास करके वो ज्यादातर कंट्रीज से बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं जी। और एक आपने देखा होगा इस वॉर की सिचुएशन में भी उसने किसी भी साइड की तरफदारी नहीं की, ना ही रशिया की ना ही अमेरिका की। तो अपने आप में ये जो किसी कंट्री की जो न्यूट्रल इमेज होती है और खास करके उसकी इमेज ऐसी होती है कि दैट इज नॉट साइडिंग विद आइदर ऑफ द पार्टीज, तो उसमें इवैक्यूएशन में भी आसानी हो जाती है। और शहरियों को बतौर खास जो हमारे शहरी दूसरे मुल्कों में या हॉस्टाइल जोन में होते हैं, उनके लिए लाइफ के खतरात थोड़े कम होते हैं, यानी डिलिबरेट अटैक उनके कम होंगे। ये अलग बात है कि जो कोलैटरल डैमेज है उसका एक डर रहता है कि कोलैटरल डैमेज में कभी है या कुछ और बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नज़ीर जो हमारे सामने मौजूद है और रेस्पेक्ट कमांड करते हैं इंटरनेशनल एरिना में, उसका भी फायदा पहुंचता है। जी हक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन 2 शहरों के अभी नाम सामने आ रहे हैं, और हालांकि अभी पूरी तरह से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या कुछ वहां पर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, लेकिन जिन 2 शहरों के नाम सामने आ रहे हैं, किन बेसिस पर, कितना अहम उनको मानते हैं आप कि वहां से शहरी जो है वो निकल सकते हैं? देखिए, ये जिन 2 शहरों के नाम सामने आ रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में अगर आप देखें सबसे ज्यादा हॉस्टिलिटीज वहीं पे रिपोर्ट की जा रही हैं। तो ऐसी हालत में अगर यहाँ पे सीज फायर होता है तो अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन इस पर यह डिपेंड करता है कि हमारे मिशंस, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उन्होंने वहाँ पे किस तरह का इंतजाम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह का इंतजाम किया है। अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पहले एयर इंडिया की कीमत में इतना इजाफा हो जाए कि वो 1 लाख रुपए टिकट लगने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। वहां से यानी इंटरनली यूक्रेन के अंदर से उसको रोमानिया या बुल्गारिया या पोलैंड के बॉर्डर पे लाना हमारे बच्चों को, और फिर उसके बाद से उनको महफूज तरीके से हिंदुस्तान वापस लाना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है और इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी हक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्सर जो शहर हैं वहाँ पर बिजली, पानी, खाना और ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कतें देखने में आ रही हैं। कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा हालात वहाँ पर संगीन होते चले जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के सीज फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो बातचीत लगातार जारी है, जो टेबल पर लगातार चाहे यूक्रेन हो या फिर रूसी हो, वो लोग बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखिए, ये जो नेगोशिएशन है, चाहे वॉर के दौरान आप कर लें, चाहे वॉर से पहले कर लें या वॉर के बाद कर लें, जंग का खात्मा भी वॉर से होता है, जंग रोकी भी, यानी जंग का खात्मा भी बातचीत पे होता है, और जंग रोकने के लिए बातचीत की जरूरत होती है। और अगर बातचीत बहुत पहले मरहले में कामयाब हो जाए तो इंसानी जानों का जो ज़िया होता है, हजारों की तादाद में जो लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, उन तमाम चीजों से बच जाते हैं। तो डायलॉग और एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा जारी रहनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के मिशन ने भी ये बात कही, या हमारे जो जनरल असेंबली में या यूनाइटेड नेशंस में जो हमारा स्टैंड रहा है कि ये जो इशू है, ये डायलॉग और डिस्कशन के जरिया इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसमें वॉर कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होती है।
अगर मान लिया कि जैसे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में बॉम्ब गिराए थे, तो उसके बाद में भी तो नेगोशिएशन ही हुआ था जापान के साथ। तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने के लिए भी बातचीत होती है। मैं ये समझता हूँ कि जितने राउंड डिस्कशन हो रहे हैं और जितनी पहले में आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसमें बार्गेन्स होते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, दोनों साइड्स को कहीं कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ते हैं, और उसमें जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है या इंटरनेशनल प्रेशर है या जो मूवमेंट होते हैं फॉर पीस, इन सब की अहमियत बढ़ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नेगोशिएशन जो जारी है, जो डायलॉग जारी है, ये एक पॉजिटिव बात है, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है जी। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो खार्किव हो या अब सूमी शहर हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी हमारे जो हिंदुस्तानी तलबा हैं या दूसरे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का शिकार हैं। इनके हवाले से भी ये खबर आ रही है कि बातचीत जो है वो की जा रही है कि कैसे सेफ जोन से इनको बाहर निकाला जाएगा। अब रेड क्रॉस से भी इस सिलसिले में लगातार बातचीत जारी है। जो अंदरूनी तौर पर है, जो हमारे तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो हम भी यहां से यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, थोड़ा सा और वक्त का इंतजार किया जाए। देखिए, इसके साथ एक और सूरत हाल होती है, और जो खबरें आ रही हैं कि आमतौर पे जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनको कभी कभी डेलिबरेटली यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो नहीं चाहता कि वो जल्द से जल्द छोड़ दें, इसलिए कि जो फॉरेन कंट्री अगर इन्वेड करती है तो उसे फॉरेन नेशनल्स की कैजुअलिटीज को खास करके बहुत ध्यान में रखना पड़ता है जी। तो वो ह्यूमन शील्ड वाला जो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन या फिर अगर फॉरेन नेशनल्स हैं तो उनको जब ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज किया जाता है तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। लोकल पॉपुलेशन का क्या रवैया होता है, तो ऐसी हालत में जब एक सीज फायर है तो ये एक सुनहरा मौका है, और उस मौके का फायदा उठाने के लिए देखिए क्या होगा, साउथ एशिया की तो बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन में जाते हैं खास करके मेडिकल कोर्सेज के लिए, वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन बन जाता है। तो ऐसी हालत में एक बड़ी तादाद होगी, डिफरेंट मिशंस काम कर रहे होंगे, और एक अफरा तफरी की भी सूरत हाल पैदा होती है। बहुत सारे लोग जो लोकल भी होते हैं यूक्रेन के, जो लोग होंगे यूक्रेन शहरी, वो भी वहां से निकल करके रोमानिया या पोलैंड वगैरह जाना चाहेंगे। तो ये जो लोकल पॉपुलेशन प्लस जो फॉरेन नेशनल्स, इन तमाम चीजों की जो अफरा तफरी मचती है वॉर के वक्त में, उस पर गहरी नजर रखना। और जाहिर बात है, आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात की, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल रेड क्रॉस या जो वार जोन्स में जो एजेंसीज काम करती हैं, उनका रोल ऐसे हालात में बहुत अहम हो जाता है जी। और सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये तो चलिए बातचीत जारी है, सीज फायर के लिए भी अभी क्या कुछ सामने आता है उस पर भी हिंदुस्तान जो है वो अपनी बारीक बीनी से नज़र रखे हुए है। कुछ भी कहना जो है वो अभी क़ब्ल वक्त ही होगा, लेकिन तमाम तर जो हम देख रहे हैं कि अभी जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस तरह से कल हमने देखा था कि एक यूरोप के जो सबसे बड़े एटॉमिक पावर प्लांट है उसको भी खतरा कहीं ना कहीं नजर आने लगा है। दुनिया का जो प्रेशर है, दुनिया का जो दबाव है, वो रशिया पे लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर वो आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखिए, ये आपने देखा होगा कि जो नो फ्लाई जोन की बात की थी जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज ने, नाटो कंट्रीज ने बहुत रेस्पॉन्सिबल वे में मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि नो फ्लाई जोन की सूरत हाल में रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नाटो का हो सकता था। तो नाटो भी देखिए बहुत ही कॉशियस है, चूंकि नाउ यू आर डीलिंग विद दी वन ऑफ द माइटीएस्ट पावर ऑन अर्थ, जो मिलिट्री सुपर पावर है, जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स, अगर आप देखें तकरीबन जो डिफरेंट एजेंसीज है उनके मुताबिक डेटा यानी वैरी करता है, बट नंबर से कोई ज्यादा मानी नहीं रखता, लेकिन 7,000 से 8,000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया के पास हैं। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले बॉम्ब से 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर से और एक मिलिट्री सुपर पावर जो अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस कर रहा है, एक ऐसा कंट्री जिसे ऐसा लग रहा है कि नाटो कंट्री उससे मिलकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो उसके रिटेलिएशन किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि नाटो का भी रवैया बहुत ही मैच्योर्ड है इस मामले में कि वो आउट ऑफ द वे जाके कि कोई बहुत एग्रेसिव पोस्चर अख्तियार नहीं कर रहे हैं, वो सैंक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं और मिलिट्री इंटरवेंशन अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री की हैसियत से ही बिहेव करेगा, और उसने ये बात जरूर कही है कि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर हो सकती है अगर किसी ने इंटरवीन करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये बात हम लोगों के सामने है जी। और जो सीज फायर की जो बात अभी सामने आ रही है,
ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इसके बाद कहीं ना कहीं ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाएगा अब रशिया। उसका कितना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी हद तक ये बात जो है ये आगे सही निकल सकती है कि अब चूंकि वहां से शहरी निकल जाएंगे उसके बाद हमले जो हैं वो भी तेज हो जाएंगे? दोनों सूरत हाल है। देखिए, एक तो सीज फायर वायलेशन दोनों तरफ में किसी भी तरफ से हो सकता है, चाहे यूक्रेनियन साइड से हो चाहे रशिया की साइड से हो। कभी कभी ये होता है कि जो रोग एलिमेंट्स होते हैं वो सीज फायर को किसी तरह से वायलेट करने की कोशिश करते हैं, विद इन स्टेट हो सकते हैं या आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो फिर सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है। क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, इल्जामात और फिर दूसरी तरफ से भी इल्जामात का सिलसिला जारी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन होती है, यानी इसे जिसे कहते हैं ना अनईजी काम, इसे पीस की सिचुएशन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अनईजी काम, जिसमें आपको हमेशा ये खदशा बना रहता है कि कहीं से भी कोई प्रोवोकेशन हो सकता है और एक छोटी सी चिंगारी भी शोलों में तब्दील हो सकती है। तो सीज फायर का जो वायलेशन है, आप जानते हैं कि ऐसे मौका पे आम सी बात होती है। तो पहली बात तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि सीज फायर खत्म होने के बाद ये बात सही है कि रशिया की तरफ से हो सकता है बॉम्बिंग में, खास करके एयर स्ट्राइक्स में बहुत तेजी आई, चूंकि अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो क्लेम्स हैं उसके हिसाब से रशिया को कैजुअलिटीज का भी सामना करना पड़ा है और उनको अपने जो रेजिस्टेंस बहुत ही स्टिफ रही है। जब बहुत स्टिफ लोकल रेजिस्टेंस होती है तो जाहिर से पता है एक मिलिट्री सुपर पावर जो है अपनी तमाम ताकत उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए यूज कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो सूरत हाल, और तीसरी बात कि ये ऐसा मौका है कि इस सीज फायर को ज्यादा लंबी मुद्दत तक करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल, यूनाइटेड नेशंस का रोल और खास करके नाटो का रोल बहुत अहम हो जाएगा। जी मुहिबुल हक साहब, लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और इस वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत सही आपने कहा कि एक इस्तराब आमेज जो खामोशी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसके बाद क्या होगा उस पर सभी की नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन,